अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप चैप्टर नंबर 12 भी स्टार्ट कर दें। तो मैंने क्या करना, अब ये लास्ट चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर जो न्यू बुक आई है उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 लास्ट चैप्टर है, इससे मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस मालूम करना होता है, जैसे कि अगर आपको एक्सरसाइज कौन से एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आपको सर्च करना है और आपको नहीं मिल रहा, तो आपने इस तरह से लिखना है कि क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 9 पढ़ो लर्न टुगेदर। मेरे चैनल का नाम लिखोगे तो आपके पास वो क्वेश्चन फौरन से उठ करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार होता है आपको कोई भी चीज़ को सर्च करने के लिए। साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है या आपको पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है या फिर आपको लाइव क्लासेस लेना है, तो उन तमाम चीज़ों की डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल सकते हो। आपके पास जो प्राइवेट ग्रुप होता है, मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक पब्लिक है और प्राइवेट है, जिसमें से पब्लिक में मैं आपको यूट्यूब की लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ। प्राइवेट हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ क्या है, सेपरेट है। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना है तो आपने मुझे मैसेज करना है और मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। मैसेज व्हाट्सएप पे करना है, क्या करना है, अपना नाम, अपना क्लास, और करने के बाद मुझे कहना है कि सर मुझे ये करना है, तो मैं आपको बता दूंगा तमाम प्रोसीजर कि आप किस तरह से कर सकते हो। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या निकालना है? डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, फिलहाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग साइन, कॉस, टैन इन तमाम चीज़ों के ही डोमेन और रेंज सीखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा डोमेन क्या होता है और हमारे पास रेंज क्या होता है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है, छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट है, इसको आपने क्लियर रखना है। अगर आप इसको क्लियर रखोगे तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हो। तो याद रखना किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना आपके पास कोई भी फंक्शन है उसमें जो ये वाली इनपुट की वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, वो हमारे पास क्या होती है, वो मेरे पास डोमेन होती है। और उस इनपुट के ज़रिए जो मेरे पास आउटपुट निकलता है वो मेरे पास क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, डोमेन क्या होगा, जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी जो आप उसको प्रोवाइड करोगे और उसका जो आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या होगा, मेरे पास रेंज होगा। एमसीक्यूज में इस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। अब रहा सवाल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज क्या होती है, तो इसको देख लेते हैं ज़रा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के दरमियान देखेंगे तो आपकी बुक के अंदर भी चार्ट मौजूद है। फिलहाल मैंने सॉल्व करवाने के लिए आपके सामने इसको मेंशन करके रखूंगा ताकि इसके एक एक सवालात इस चार्ट की मदद से हम लोग क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। शुरू में तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके क्या होगा, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एफ एक फंक्शन है। ठीक है, तो एफ थीटा जो है, अगर मेरे पास साइन हो, अगर मेरे पास किसी की वैल्यू साइन हो तो उसकी डोमेन की वैल्यू क्या होती है, आर से मुराद रियल नंबर। ठीक है, आर से मुराद रियल नंबर, और उसकी रेंज क्या होती है, उस रियल नंबर -1 से लेकर के +1 तक होती है। ठीक है, -1 से बड़ी होती है और +1 से छोटी होती है साइन की वैल्यू। तो मेरे पास वो क्या होता है, वो रियल नंबर उसका डोमेन हो जाता है और रेंज क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी हुई है। उसके बाद हमारे पास कॉस थीटा अगर आता है तो कॉस थीटा की भी डोमेन क्या होता है, मेरे पास आर होता है, जबकि उसकी रेंज क्या होती है, सेम एज साइन। ठीक है, जैसे साइन का होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है आपके पास कॉस थीटा का भी। लेकिन टेन थीटा में थोड़ा सा मसला आ जाता है। टेन थीटा में क्या आ गया, टेन थीटा अगर मेरे पास है तो टेन थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, टेन थीटा मेरे पास बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो याद रखना साइन की वैल्यू तो नहीं, साइन की वैल्यू कुछ भी हो, अगर किसी टर्म के नीचे 0 आ जाए ना, अगर कोई भी डिवाइड का टर्म हो और उसके नीचे 0 आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, वो अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन, उसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, एरर आता है, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाती है। तो हमें किसी भी तरीके से रेंज निकालने के लिए डोमेन में हमें कभी भी नीचे वाली टर्म को 0 नहीं करना होता है। ठीक है, याद रखना कभी भी नीचे वाली टर्म को 0 नहीं करना होता। लेकिन आपको मालूम है रियल नंबर है, कॉस क्या होता है, इसका डोमेन रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है ना,
हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू आ जाए इसके अंदर कॉस के नीचे, साइन में तो कुछ भी हो, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें डिवाइड के नीचे वाली टर्म को देखना होता है, तो नीचे कुछ ऐसी वैल्यू ना आ जाए जिसकी वजह कर ये टर्म क्या हो जाए, मेरे पास अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको अनडिफाइन बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है ये कंडीशन को, क्या हमें ये वाली कंडीशन देखनी पड़ती है। किस तरह से, अगर हम लोग रियल नंबर से इस वाली टर्म को माइनस कर दें, अगर हम लोग रियल टर्म से इस वाली टर्म को माइनस कर दें तो हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर अनडिफाइन नहीं होगा, ठीक है। किस तरह से, वो हम सॉल्व करते जाएंगे और देखते जाएंगे। और याद रखना इसका रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है। उसी तरह से मेरे पास कॉसिक है, कॉसिक बराबर होता है मेरे पास किसके, कॉसिक थीटा मेरे पास बराबर होता है 1 साइन थीटा के। तो साइन थीटा भी मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे पास n π/2 को बिलोंग्स किससे करता है, n जो है वो बिलोंग्स किससे करता है, इवन इंटीजर से। और यहाँ पे अगर tan हो और cos की बात की जा रही हो तो वो बिलोंग्स करता है ऑड नंबर से। हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ मेरे पास और क्या आ गया, मेरे पास कॉसिक का रेंज दिया हुआ है कि रियल नंबर की रेंज भी क्या हो, ये होगी। जबकि मेरे पास एफ थीटा जो है जिसके बारे में सेक बताया गया तो 1/cos हो जाएगा। तो सेम एज जो मेरे पास ये वाला रूल होगा वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। और कॉट में मेरे पास साइन आ जाएगा तो हम लोग जो मेरे पास ये वाला रूल होगा वो वाला रूल इसमें अप्लाई होगा। मतलब कॉस में कॉस वाला रूल, साइन में साइन वाला रूल को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलो आओ, इतना डिटेल में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी शायद आपको थोड़ी बहुत सी कन्फ्यूजन मौजूद होगी और आप बोल रहे हो पता नहीं क्या है, अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा। जब तक हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे जब तक तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो आ जाओ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा हुआ है 2 sin 3x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई टर्म साइन में हो, ठीक है, मैं सवाल को वापसी लगा देता हूँ, sin 3x अगर मेरे पास कोई भी टर्म साइन में हो तो उसका डोमेन क्या होगा, r होगा, मतलब रियल नंबर होगा। तो मैं डायरेक्ट ही डोमेन लिख दूंगा कि डोमेन की वैल्यू क्या है, मेरे पास रियल नंबर है, ठीक है। निकालना कौन सी वैल्यू है, हमें रेंज निकालना है। कौन सी वैल्यू निकालना है, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास इसमें लिखा हुआ है कि रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से +1 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। -1 और +1 होने चाहिए, ठीक है। देखा ना, इस इक्वल टू -1 से बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए और 1 से छोटी वैल्यू के दरमियान वैल्यू होगी, तभी हमारे पास क्या होगा, रेंज निकलेगा। तो मेरे पास देखो, मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, -1 साइन थीटा और +1, ये कंडीशन दिया हुआ है साइन के लिए। ये थीटा को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग उसके बराबर वाली वैल्यू देखेंगे कि उसके बराबर वाली वैल्यू कहाँ क्या लिखी हुई है। याद रखना, साइन और कॉस के लिए सिर्फ हम लोग ये बराबर वाली वैल्यू को देखेंगे, अदरवाइज बाकी टर्म्स के लिए हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ इसकी रेंज बतानी, तो रेंज क्या होनी चाहिए, मेरे पास -1 से +1 तक। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेंज क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी -2 से लेकर साइन थीटा +2 तक, ठीक है। याद रखना, जब भी यहाँ पे कोई भी टर्म होगा हम उससे उस रेंज को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 1 मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इस टर्म की रेंज क्या निकल गई, इस टर्म की रेंज निकल गई -2 से लेकर के ग्रेटर देन साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। लेकिन बुक के अंदर इसको y से डोनेट किया गया। तो याद रखना, अगर साइन लिखा हुआ हो, साइन थीटा हो तो वो किसके बराबर होगा, y के। और अगर हमारे पास कॉस थीटा हो तो वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, -2 ग्रेटर देन और लेस देन किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास y और इसके, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का सिर्फ जवाब हो जाएगा। सिर्फ हमें इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा और नेक्स्ट देखना होगा। नेक्स्ट वाले को भी आप देख के ही बता दोगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। कैसे, मेरे पास कॉस लगा हुआ है और कॉस का भी मेरे पास डोमेन और रेंज क्या होता है देख लेते हैं। मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 5 लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, 4x लिखूंगा, ठीक है। इस वाली टर्म को भी मिटा दूंगा, 5 लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, 4x लिखूंगा। सबसे पहले डोमेन देखो, कॉस का क्या होता है, r होता है, लेकिन रेंज भी मेरे पास क्या होता है, सेम वही होता है, बस यहाँ पे 5 लगा हुआ है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या करूँगा, 5 से लेकर +5 से लेकर के
-5 से लेकर के +5 तक की इसकी वैल्यू होगी, इसकी रेंज की वैल्यू होगी। और y की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि cos बराबर है मेरे पास x के, तो मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का भी जवाब देखो किस तरह से जल्दी से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक मेरे पास साइन वाला और कौन सा है, एक ये था, एक मेरे पास आई थिंक सो ये बचा है साइन वाला। फिलहाल हम लोग लाइन वाइज करते हैं सॉल्व और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो अब इस टर्म को मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 इस पार्ट हमारे पास जो 3 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी हमारे पास इस तरह की टर्म आ जाए, जैसे लिखा हुआ है 10 2x और 8 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या लिखना होगा, 8 10 2x, ठीक है। अब देखो 10 के लिए मेरे पास डोमेन क्या है, डोमेन मेरे पास डोमेन मेरे पास 10 के लिए कुछ अजीब सी टर्म आ रही है। मतलब कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, एक चीज़ समझना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ 10 लिखता हूँ, ठीक है, 10 2x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिखना तो 8 लिख लो आप। 10 2x किसके बराबर होता है, साइन 2x अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। अगर 8 भी लिखना है तो साथ साथ 8 भी लिख दो, ठीक है। 8 से 8 वैसे तो कट ही जाएगा, तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया कि क्या हो रहा है मेरे पास, साइन 2x और कॉस 2x, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपको लिखकर दिखा दी, क्योंकि साइन 10 हमारे पास किसके बराबर होता है, 10 हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब मैंने आपको एक चीज़ सॉल्व करवाने से पहले बताया था ना कि हमें देखना होता है कि नीचे वाली टर्म कभी भी ज़ीरो ना हो। अगर हमारे पास ज़ीरो हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सवाल अनडिफाइंड हो जाएगा और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाली टर्म को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos 2x लिखूंगा। cos 2x किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो मैं इसको ले लूंगा cos 2x किसके बराबर है, 0 के। अब सुनो, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, इस cos की वैल्यू को इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो cos की वैल्यू कहाँ ले गया, इधर ले गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा मेरे पास, cos की वैल्यू क्या है मेरे पास, cos की वैल्यू है cos इनवर्स और इक्वल टू 0। cos इनवर्स किस में जाकर के हमारे पास आता है, 0। जब हम इसमें 90 रखते हैं या फिर हम 90 के बाद 270 रखेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू 0 आती है उस सूरत में, मतलब π/2। 90 क्या होता है, π/2, और फिर उसके बाद क्या होता है मेरे पास π/3 π/2। इस तरह से कंटिन्यूसली चलते जाती है वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2x लिख दूँ और cos की जगह 90 जब मेरे पास होता है तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, π/2 लिख दूँ, तो इससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। π/2 लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, π/4, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। अब कंडीशन देखनी है हमें, सबसे पहले हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और फिर कंडीशन देखना होगा। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर, क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर से माइनस करवा दो। क्या माइनस करवा दो, n π/2, π/2 मेरे पास क्या आ रहा है, π/4, क्योंकि मैंने इसको अलैदा से सॉल्व किया है, π/2 को अलैदा से सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, π/4 आ गया। तो क्या लिख दूंगा, π/4, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखूंगा, जबकि जो ये n है वो क्या करता है, वो बिलोंग्स करता है इस n ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ये किससे बिलोंग करता है, ऑड इंटीजर्स से बिलोंग करता है। अब देखो समझने की कोशिश करो कि मेरे पास सबसे पहले नीचे वाली टर्म को मुझे क्या बनाना था, 0 नहीं बनाना था। तो वो 0 नहीं बनेगा जब हमें मालूम पड़ेगा कि ये किस में 0 आता है, ठीक है, यही है ना। 0 उस वक्त पता चलेगा ना ये cos 2x किस में जाकर 0 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने cos 2x लिखा और लिख दिया 0 के बराबर, ठीक है। अब हमने क्या करा, cos को यहाँ उठा के ले गए ना, इन्वर्स से हो गया। जब cos 0 जो है इन्वर्स हमेशा उसकी वैल्यु बता देता है कि आखिर क्या होता है। तो मेरे पास ये 0 उस सूरत में आता है जब मैं 90 लगाता हूँ या 270 लगाता हूँ। तो मैंने इसके जगह क्या लिख दिया, π/2। π/2 का मतलब क्या होता है, मेरे पास 90 होता है, तो मैंने क्या लिखा, π/2 लिख दिया, तो मेरे पास 90 आ गया, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है n π/2। मैं इसको सिर्फ आपको एक दफ़ा सॉल्व करवाने के लिए बता रहा हूँ, आगे चल के तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी करने की। इस 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये x की वैल्यू निकाली, तो मैंने क्या करा, रियल नंबर में से वो टर्म को माइनस कर दो जो कि मेरे पास क्या हो, जो कि इसकी वैल्यू 0 ना आए। तो n ऐसा मेरे पास n कौन सा नंबर है, n ऐसा ऑड इंटीजर। ऑड से मुराद क्या, पहली वैल्यू यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, अगर यहाँ पे n की जगह मैं 1 लिख दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
मेरे पास वही आएगा cos पाई बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 270 अगर होता है cos की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाता है 3 आता है, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। उसी की तरह से फिर मेरे पास 4 नहीं बल्कि यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, तभी ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी, इसलिए मुझे इसको क्या हटाना होगा इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेरे पास ये जो वैल्यू पूरी बन कर आई है वो क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है डोमेन है। ठीक है, ये वाली वैल्यू डोमेन है, जबकि रेंज मेरे पास किसके बराबर है, रेंज मेरे पास बराबर है किसके, रियल नंबर के। तो क्या लिख दूंगा रियल नंबर। ठीक है, चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। डोमेन के लिए मैंने क्या किया, बस उस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। इसको जरा कट करो, मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं रब कर देता हूँ, और देन फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो लिखूंगा कॉसेक 6x, तो लिख दिया कॉसेक 6x। तो मेरे कॉसेक किसके बराबर होता है, सोल्यूशन लिखना, और हमें मालूम है कि कॉसेक 6x मेरे पास बराबर होता है 1/sin 6x के। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 1/sin 6x। हमें इस वाली टर्म को ज़ीरो नहीं बनानी, क्या करना है, इस वाली टर्म को ज़ीरो नहीं बनानी। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे sin 6x किसके बराबर है, मेरे पास 0 के बराबर है। ठीक है, और ये 0 कब नहीं होगा, जब मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगा। तो 6x लिखूंगा, साइन लिखूंगा माइनस का 1 और ये 0। हमें मालूम है साइन 0 पे क्या होता है 0 होता है, लेकिन कंडीशन क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है कॉसिक की वैल्यू क्या है n पाई बाई 2 जब होगा, जब मेरे पास ये इवन इंटीजर होगा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये 6x को ऐसे ही रहने दूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, जो मेरे पास कंडीशन दी हुई होगी कॉसेक में, तो मैं लिखूंगा n पाई बाई 2। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा n पाई बाई 2/12। तो मेरे पास क्या आ गया, एक ये वाली कंडीशन आ गई कि n पाई बाई 12 अगर होगा मेरे पास, अगर मैं इसको रियल नंबर से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये अनडिफाइंड नहीं होगा बल्कि इसका आंसर पॉसिबल होगा। तो मेरे पास सिंपल आ गया कि अगर मुझे डोमेन लिखना है तो डोमेन लिखने के लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा r लिखूँगा, माइनस करवाऊंगा, n पाई बाई 2 की जगह क्या लिखूंगा इस दफ़ा n पाई बाई 12, क्योंकि हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। तो n लिखेंगे, पाई बाई 12 लिखेंगे, जबकि जो ये n है वो बिलोंग्स किससे करता है, ऐसे बिलोंग कर दो या फिर आप ऐसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ है इस इवन इंटीजर्स। ये क्या होना चाहिए, हमारे पास इवन इंटीजर्स होना चाहिए। तो मैंने इसको भी आपको क्या कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया। जबकि मेरे पास इसका जो रेंज है तो वो भी लिखना है, तो वो भी लिख दो, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो। रेंज मेरे पास क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, n -1 से ठीक है छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसकी कंडीशन रेंज लिख दिया जिस तरह से मेरे पास सवाल लिखा हुआ है। अब क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा और देखना होगा आगे मेरे पास क्या लिखा हुआ है। आगे मेरे पास टर्म है cot 2x। ठीक है, क्या लिखा हुआ है cot 2x, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से और देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, पाँचवा पार्ट मेरे पास 5 cot 2x। हमें मालूम है कि cot जो होता है वो किसके बराबर होता है, cot जो होता है मेरे पास वो बराबर होता है साइन cos अपॉन साइन के, cos अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो सिंपल लिख दूंगा कि cot 2x 5 किसके बराबर होगा, cot मेरे पास किसके बराबर होगा, cos 2x, क्योंकि 2x लिखा हुआ है अपॉन साइन 2x। ठीक है, 5 होगा तो कट जाएगा वापसी, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे कंडीशन किसकी अप्लाई करेंगे, साइन 2x की। अगर हम साइन 2x की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या ले लूँगा, साइन 2x ले लूँगा, इसको किसके बराबर ले लूँगा 0 के। फिर क्या करूँगा, साइन को उधर ले जाऊँगा तो 2x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0 के। अब क्या करूँगा, इसकी जगह जो मेरे पास जिसकी वैल्यू डी वी कॉट की जो कंडीशन डी वी क्या डी वी एन पाई बाई 2, तो क्या लिख दूँगा 2x बराबर है n पाई बाय 2 के। अब क्या करूँगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखोगे, डोमेन लिखोगे। तो डोमेन लिखने के लिए क्या लिखोगे, डोमेन लिखोगे कि मेरे पास जो r में से अगर मैं माइनस कर दूँ n पाई बाय 4 को वेयर n जो है वो क्या होना चाहिए, इवन, क्योंकि नीचे साइन आ रहा है और साइन का तो हमेशा इवन ही होना चाहिए। वेयर मेरे पास n जो है इस इवन
इंटीजर्स। ठीक है, बस इतना सिंपल सा हो गया, सॉल्व करना है इसको। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व हो रहा है। जबकि इसका रेंज क्या है मेरे पास, रेंज मेरे पास आर है, तो क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा क्योंकि वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो हमने कॉट को भी लिख दिया। अब कॉट के बाद मेरे पास क्या है, साइन है, साइन 3x। तो साइन का तो हमें निकालना आता है, उसमें कुछ करना ही नहीं होता, जो वैल्यू दी हुई होती है उससे मल्टीप्लाई करके उसका रेंज निकाल देते हैं। तो मेरे पास पार्ट 6 में लिखा हुआ है साइन x/3 का आप रेंज निकाल दो। डोमेन तो पता है साइन का क्या होता है, आर होता है, तो क्या लिखूंगा, डोमेन जो है मेरे पास वो क्या है, आर है, और रेंज क्या होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे उस रेंज से तो मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा, रेंज लिखूंगा यहाँ पे, और रेंज लिखने के बाद क्या लिखूंगा, -1 और साइन थीटा और 1। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पे y भी लिख सकते हो, तो रेंज बराबर हो जाएगा -1 y और 1 के, वेयर साइन थीटा बराबर है मेरे पास किसके, y के। तो मैंने उसके y के बराबर इसको लिया हूँ, तभी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह अगर आपको x/3 लिखना है तो x/3 लिख सकते हो, और यहाँ पे भी x/3 लिख देना। जो थीटा की वैल्यू दी हुई उसको तो मेंशन करना लाजमी होता है। तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। हमने 6 सवाल इसके सॉल्व करें, बाकी देखते हैं कि बुक के अंदर और क्या है। अब हमारे पास 2 टर्म आ गई है, 2 क्वेश्चन रह गए थे, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि cos x/4 एंड tan x/7 किसके बराबर है। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले वाली को लिख देता हूँ, cos x/4। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना होगा हमें, क्योंकि अपॉन में तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है। cos x/4 किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है साइन x/4 के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा ना, और इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, x/4 लिख दिया। अब मैं इस वाली नीचे वाली टर्म को सॉल्व करूंगा, तो साइन लिखूंगा, x/4 लिखूंगा इक्वल टू 0 ना हो, साइन को उधर ले जाऊंगा तो x/4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस साइन इनवर्स की जगह क्या लिखूंगा, मेरे पास जो कॉसेक के साथ वैल्यू दी हुई क्या, n π/2, तो क्या लिख दूंगा, x की वैल्यू 4 और नीचे क्या आ जाएगा, n π/2। देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू कटी, यहाँ से 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n 2π/ कुछ भी नहीं, क्योंकि नीचे अपॉन कट चुका है, तो यहाँ पे 2 बचा था, 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, n 2π। ठीक है, तो चलो आज इसको देख लेते हैं। डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे, और डोमेन लिखने के बाद लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, r को माइनस करवाते हैं किससे, जो मेरे पास वैल्यू आती है, क्या है मेरे पास, n 2π/, तो क्या लिख दूंगा, n 2π, यही है ना, इसके अलावा और तो कुछ आया ही नहीं है। वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, जो मेरे पास कॉसिक की होगी, n किससे बिलोंग कर रहे हैं, n इज बिलोंग्स टू इवन इंटीजर। आप ई करके भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी वही बात होती है, आप इंग्लिश में लिखो या फिर इस तरह से लिख दो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कॉसेक का। अब मेरे पास tan का है, तो tan को भी देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो यार टर्म को रब कर देता हूँ और tan को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो tan में क्या लिखा हुआ है, tan लिखोगे x/7, सोल्यूशन डालोगे और फिर क्या लिखोगे, हमें मालूम है कि tan x/7 किसके बराबर होगा, sin x/7 और cos x/7 के। ठीक है, अब क्या करोगे, नीचे वाली टर्म को हमें सॉल्व करना होगा, तो cos x/7 लिखोगे जो कि बराबर होगा 0 के। cos को उधर ले जाओगे तो x/7 बराबर हो जाएगा cos इनवर्स और 0 के। इस cos इनवर्स की जगह क्या लिखोगे, जो मेरे पास वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, cos की वैल्यू मेरे पास कहाँ गया, tan में, ये n π/2, तो क्या लिखूंगा, x/7 और n π/2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अब कोई वैल्यू नहीं कट रही, तो 7 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू 7 π/2 और बाहर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n वैसे लिखा जाएगा और 7 के साथ π/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू आ गई। तो हम लोग डोमेन कैसे लिखेंगे, इसका डोमेन लिखेंगे कि मेरे पास जो r है वो माइनस हो जाएगा किससे, n 7 π/2 से, n 7 π/2 से, जबकि n क्या है, बिलोंग्स करता है किससे, n जो है मेरे पास बिलोंग किससे करता है, देख लो कि मेरे पास जब tan की वैल्यू होती है तो वो ऑड इंटीजर से करता है, तो लिख देना ऑड
इंटीजर्स, ठीक है, जबकि उसका रेंज क्या होगा, रेंज मेरे पास R होगा अकॉर्डिंग टू चार्ट। तो ये हमने पूरे 7 सवालात सॉल्व करके आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।